नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th के 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है हाउ फोर्सेस इफेक्ट मोशन। ये जो न्यू एनसीईआरटी है इसके क्वेश्चंस होंगे ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज। देखिए फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको स्पेसिफाई करने के लिए, जिनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट याद रखिएगा न्यूटन होती है। न्यूटन को ही क्या कहते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहा जाता है। डाइन जो है वो इसकी सीजीएस यूनिट होती है और 1 न्यूटन में अगर आपसे पूछा जाए कितने डाइन होते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 10⁵ डाइन होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, बैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। देखिए अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है। जैसे एक फोर्स ये लगा, दूसरा फोर्स ऐसे लगा। ये भी 10 न्यूटन का था और ये भी 10 न्यूटन का था, तो दोनों 10 न्यूटन के फोर्स लग रहे हैं इस बॉडी पे। तो ये बॉडी पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। ऑलवेज मूव इट, क्या हमेशा मूव करेगी? नहीं। चेंजेस इट शेप, कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो देखिए यही वाला ऑप्शन जो है ये इसमें सही हो जाएगा कि कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो केवल कहा गया है केवल शेप को चेंज करेगा, ये भी जरूरी नहीं है। इफ टू ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ 20 न्यूटन एंड 15 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी द नेट फोर्स इज। जैसे मान लीजिए कोई ये बॉडी है, इधर से फोर्स लगा आपके पास में 20 न्यूटन, और क्योंकि अपोजिट फोर्सेस हैं तो मतलब इस अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लग रहा होगा, 15 न्यूटन लग रहा है। तो जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा? तो नेट फोर्स इधर की ओर लगेगा क्योंकि फोर्स ज्यादा है, और कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन का हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 35 न्यूटन तो बिल्कुल ही गलत है। तो 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन की डायरेक्शन में नहीं है, 15 न्यूटन की डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। ठीक है। लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ बोला गया, सी नहीं होगा, इसमें बी ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा गया है? इन द डायरेक्शन ऑफ। तो इसको हटा देते हैं पहले। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है 5 न्यूटन इन द डायरेक्शन ऑफ 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन की डायरेक्शन मतलब ये वाली डायरेक्शन थी ना, तो इसी तरफ तो हुआ ये। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हेन टू फोर्सेस एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स इज। देखिए अगर दोनों फोर्स हैं सेम डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए एक F1 इधर की ओर लगा और F2 भी सेम डायरेक्शन में लगा, तो जो नेट फोर्स हो जाएगा F नेट, वो दोनों एड अप हो जाते हैं, तो F1 प्लस F2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द फोर्सेस गलत है, प्रोडक्ट भी गलत है, सम ऑफ द फोर्सेस द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट व्हेन पुश्ड बिकॉज। तो पुश और पुल आपको पता होगा, उसी को फोर्स कहते हैं। तो जैसे पुश किया गया मतलब धक्का दिया गया इधर की ओर, तो इस केस में जो बॉक्स है वो रेस्ट पे रह रहा है। क्यों रेस्ट पे रह रहा होगा ये आपको बताना है, क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, वो इसको रोक रहा होगा आगे जाने से। तो ग्रेविटी इंक्रीजेस गलत, फ्रिक्शन बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। आगे बढ़ते हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस परपेंडिकुलर टू इट। देखिए मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई एक बॉडी रखी है। अब सरफेस जो है बॉडी पे जो फोर्स लगा रही होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस फोर्स को नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। कौन सा फोर्स कहते हैं? नॉर्मल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मान लीजिए सरफेस कुछ इस तरीके से होता, ये आपका सरफेस होता, ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस तरीके से रखा होता, तो इस पे जो नॉर्मल लग रहा होता वो कुछ ऐसे लग रहा होता, मतलब सरफेस के हमेशा 90 डिग्री होता है ये। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स। अब देखिए फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा किधर एक्ट करता है? तो बॉडी जिधर मूव कर रही होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑपोजिट टू द मोशन और टेंडेंसी ऑफ मोशन। तो मतलब जिधर बॉडी मूव कर रही हो या उसके मूव करने की जिधर टेंडेंसी हो उसी डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है। इफ फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, अगर फ्रिक्शन है अचानक से वो अर्थ से डिसअपियर कर गया तो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? स्टॉप इमीडिएटली, क्या अचानक से रुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे। कंटिन्यू मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, बिल्कुल सही बात है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा,
रेजिस्टेंस नहीं होगा तो कोई भी रिटार्डेशन जीरो हो जाएगा, या एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन वो जीरो हो जाएगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा बॉडी पे, और बॉडी पे क्योंकि कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा होगा इस वजह से एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट। स्टेट का मतलब होता है या तो रेस्ट वाली स्टेट है या तो मोशन वाली स्टेट है। तो मोशन या रेस्ट को रेजिस्ट करने की जो कंडीशन होती है, टेंडेंसी होती है, इसको क्या कहा जाता है, इसको इनर्शिया कहा जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है और इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। वैसे दो क्या और स्पेसिफिक देखेंगे तो तीन होते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, तीन टाइप के इनर्शिया होते हैं। एक चीज और बात याद रखिएगा कि जो इनर्शिया है पूछा जाता है किस पे डिपेंड करता है, तो केवल और केवल मास पे डिपेंड करता है। मास अगर आप इंक्रीज करते हैं तो जो इनर्शिया होता है बॉडी का वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैज, कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, तो उसके पास पूछा गया है वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब आप ऐसे समझिए, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों बराबर है। तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ये अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो नेट जीरो फोर्स इसमें आ जाएगा आंसर। इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा था, मतलब नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा था वो जीरो था, तो उस केस में बॉडी को स्टॉप हो जाना चाहिए, जरूरी नहीं है। अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है और नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलती रहेगी। इट मस्ट एक्सेलरेट, ये भी गलत है। इट कैन रिमेन एट द रेस्ट और मूव यूनिफॉर्मली, ये बिल्कुल सही है। या तो ये रेस्ट पे ही रहेगी अगर रेस्ट पे है तो, और अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी तो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहती है। 14th क्वेश्चन में कहा गया द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो होगा ऑब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ऐसे समझ लीजिए, आपका वाई एक्सिस पे पोजीशन हो गया, पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट या पॉइंट जहां पे पर्सन है वो पोजीशन की बात हो रही है, इधर टाइम ले लिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहा गया ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो टाइम तो देखिए बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ये जो ग्राफ है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, रुका हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं हर जगह पोजीशन यही पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज पॉइंट ए। ठीक है, अब यहाँ पर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बिल्कुल गलत है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, इसलिए सी ऑप्शन इसमें सही है। 15th क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए, अब आपसे कहा गया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इधर हो गया आपके पास है वेलोसिटी और इधर हो गया आपके पास में टाइम। बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी है, इसका कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए किस भी पॉइंट पे देखेंगे इस ग्राफ के, किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे तो वेलोसिटी यही ए वाली आ जाएगी। ठीक है, तो कर्व नहीं है, इंक्लाइंड भी नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने कौन सा फॉर्मूला प्रूव किया था। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज, डी मतलब चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और पी जो है वो मोमेंटम होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ब्रैकेट में वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। वी माइनस यू अपॉन टी ए होता है, और के कांस्टेंट एक लगा देते हैं, के की वैल्यू 1 होती है, तो एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला आ जाता है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला कहाँ से आया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आया। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स इज। अब देखिए कोई भी फोर्स है वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, वो एक्सेलरेशन क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो एफ जो होता है इज इक्वल टू एम ए होता है, तो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्स के है। मास वाली चीज मत देखिएगा, मास पे प्रोपोर्शन नहीं होता है वो, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पूछा गया था, गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास देते तो एक बार ठीक भी रहता, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इज द करेक्ट आंसर होगा। फॉर द सेम फोर्स, अब देखिए फोर्स अगर सेम है
तो पहले फॉर्मूला देख लीजिए, F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला होता है, फोर्स को कांस्टेंट ले लिया गया, तो इसका मतलब एम ए इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, यह कह सकते हैं मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, या एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो एक्सेलरेशन किसके लिए मैक्सिमम होगा, तो एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा उसके लिए होगा जिसका मास सबसे कम होगा, तो स्मॉलेस्ट मास के लिए एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। 19th क्वेश्चन में कहा गया 1 न्यूटन इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। देखिए 1 न्यूटन एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, तो 1 न्यूटन की मेनली आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स 1 न्यूटन कब हो जाएगा, जब मास 1 kg का हो और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो जाए। तो 1 kg मास है और एक्सेलरेशन मीटर पर 1 मीटर, ये मतलब इसमें बी ऑप्शन सही है। तो 1 kg मास किस एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, तो जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो 1 न्यूटन का होता है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए अर्थ के सरफेस पे मेनली पूछा गया है कि अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होती है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। मान लीजिए ये पूछ लिया था जी की वैल्यू बताइए सेंटर ऑफ अर्थ पे कितनी होती है, सेंटर ऑफ अर्थ पे अगर पूछा जाता जी की वैल्यू कितनी होती है तो वो 0 होती है, ठीक है। और दो चीजें और पूछी जाती है, पोल पे और इक्वेटर पे, इन दोनों में जी की वैल्यू ज्यादा कहाँ पे होगी, तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जहां पर रेडियस ज्यादा होगा वहां पे जी कम होगा। और आपको पता है अर्थ जो है कुछ इस तरीके का होता है, मतलब ऊपर से चिपटा हुआ होता है, तो ये वाला रेडियस कम है पोल वाला, इक्वेटर वाला जो है रेडियस ज्यादा होता है, तो इस वजह से यहाँ पे अगर कोई पर्सन है यहाँ ग्रेविटी कम होती है, और पोल पे अगर है तो वहां पे ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो पोल पे ग्रेविटी ज्यादा होगी, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम होगी। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट भी एक फोर्स है, तो फॉर्मूला होता है एम इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और जहां पे जी 0 होगा वहां पे वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, अ 2 kg ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन, इतना फोर्स बताना है, तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला सीधे सीधे लगा लीजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन 22 का बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अब फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, मास दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम लगा लीजिए। तो 20/4 बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसमें आंसर हो जाएगा। अ क्रिकेट फील्डर पुल्स हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग टू। अब देखिए क्रिकेट के फील्डर आपने आपको देखा मतलब आप देखे होंगे, जब क्रिकेटर होता है वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है जब बॉल को कैच कर रहे कैच कर रहा होता है। तो क्यों पीछे करता है, पीछे मेनली इसलिए करता है कि वो जो बॉल है उसका मोमेंटम कम कर सके या उसका एक्सेलरेशन कम कर सके। तो एक्सेलरेशन कम कर देगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 25th क्वेश्चन कह रहा है एयर बैग्स प्रोटेक्ट पैसेंजर्स बिकॉज दे। अब देखिए एयर बैग जो होते हैं ये पैसेंजर को क्यों प्रोटेक्ट कर लेते हैं, तो इम्पैक्ट फोर्स को बढ़ाता है नहीं, कोलिजन टाइम को बढ़ा देता है, ठीक है। अब कोलिजन टाइम बढ़ जाएगा तो इससे फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि फोर्स आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और इसको लिख सकते हैं मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यही जो टाइम है इसी को क्या कहेंगे, कोलिजन टाइम कहेंगे, ठीक है। तो देखिए जब ये ज्यादा होगा कोलिजन टाइम तो फोर्स अपने आप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इम्पैक्ट जो फोर्स करता है वो कम हो जाता है जब टाइम बढ़ता है। तो अ कोकोनट ब्रेक्स व्हेन ड्रॉप्ड बिकॉज, देखिए कोकोनट जो है वो ब्रेक क्यों हो जाती है जब वो गिरती है नीचे, ये बताना है आपको। तो ग्राउंड अप्लाइज वेरी लार्ज फोर्स, यही बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड से जब वो ऊपर से नीचे गिर रही होती है तो एक फोर्स बहुत तेजी से एक्शन रिएक्शन वाला जो फोर्स होता है वो लगता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जो टाइम यहाँ पर मिलेगा उसको मतलब स्ट्राइक होने का जो टाइम मिलता है, जो कोलिजन टाइम है वो बहुत ही कम होता है, और जब कोलिजन टाइम बहुत कम है तो फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। न्यूटन थर्ड लॉ स्टेट्स, अब देखिए न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन कहता है, तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। अब देखिए एक्शन फोर्स जो होगा वो किस पे लगेगा, रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा, ये आपको यहाँ पर बताना है।
ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन कभी भी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते हैं, ये हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगते हैं और इसी वजह से कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए किसी ने, ये मान लीजिए कोई बच्चा है, इसने क्या मारा, इसने मान लीजिए इस दीवार पे एक मुक्का मारा, ठीक, तो एक्शन किस पे लगा, दीवार पे लगा, तो दीवार क्या लगाएगी, इस बच्चे के हाथ पे एक रिएक्शन लगा देगी। ठीक है, तो दोनों चीजें देखिए, एक्शन लग रहा है दीवार पे, रिएक्शन लग रहा है उसके हाथ पे। वाइल वॉकिंग में मूव फॉरवर्ड बिकॉज, देखिए जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग आगे की ओर क्यों मूव करते रहते हैं, क्योंकि वी पुल एयर बैकवर्ड, एयर को पुल करते हैं, बिल्कुल गलत है। ग्राउंड पुशेस अस फॉरवर्ड, तो ग्राउंड क्या हम लोग को आगे की ओर पुश करता है, यही अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब कोई पर्सन चल रहा होता है तो उसके चलने की स्टाइल देखेंगे तो क्या होती है, हम लोग धरती पे क्या करते हैं, एक बैकवर्ड की ओर फोर्स लगाते हैं ऐसे करके, तो धरती रिएक्शन लगाती है हम पे। ठीक है, तो ग्राउंड पुशेस अस फॉरवर्ड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्रूव्स इन शूज इंक्रीज, देखिए ग्रूव्स जो होते हैं शूज में वो क्या करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, तो ग्रूव्स जो होते हैं आपने देखा होगा, जो नीचे तल्ला होता है, जो जूते का तल्ला होता है उसके नीचे बहुत सारे इस तरीके के ग्रूव्स बने होते हैं जो मेनली फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं, और जो जूता है वो फिसलता नहीं है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। रॉकेट मूव्स अपवर्ड बिकॉज, देखिए रॉकेट जो है ये ऊपर की ओर क्यों जा पाता है, ठीक है, क्योंकि नीचे की ओर आपने देखा होगा एग्जॉस्ट गैसेस बहुत तेजी से निकलती हैं और सरफेस पे वो फोर्स लगाती है, तो एक एक्शन लगा तो जो गैसेस होंगी वो इस रॉकेट पे क्या लगा देंगी, रिएक्शन लगा देंगी, तो एग्जॉस्ट गैसेस पुश रॉकेट अपवर्ड, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा फिनोमेना लग रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसमें लग रहा है, एक्शन रिएक्शन लॉ लग रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इफ रॉकेट एग्जॉस्ट इज फायर्ड अपोजिट टू द मोशन इन स्पेस द रॉकेट, अब देखिए इसमें क्या कहा गया, रॉकेट का जो एग्जॉस्ट है उसको फायर किया गया है मोशन, स्पेस में जो मोशन कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो देखिए मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि एग्जॉस्ट फायर किया जा रहा था तो स्पीड ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी और थोड़ी देर बाद वो रुक भी जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि स्टॉप स्पीड अप, क्या स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ेगी तो नहीं, अचानक से नहीं रुकेगा, धीरे धीरे करके हो सकता है रुके, तो स्लोज डाउन, ये धीरे धीरे स्पीड उसकी कम हो जाएगी, सी ऑप्शन सही है। अ कैनो मूव फॉरवर्ड बिकॉज, देखिए कैनो जो होता है वो आगे की ओर क्यों मूव करता है, यहाँ पर भी एक्शन रिएक्शन लॉ ही आप देखेंगे लगता है, तो वाटर डिसअपियर्स नहीं, पैडल पुशेस वाटर बैकवर्ड, तो पैडल से वाटर को पीछे की ओर पुश किया जाता है, तो वाटर क्या करता है, कैनो को आगे की ओर पुश करता है। ठीक है, कैनो के साथ मतलब जो शिप होती है उसको आगे की ओर पुश करता है। ठीक है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉर 34th क्वेश्चन, अ पर्सन क्लाइंबिंग अ कोकोनट ट्री हेल्प मेनली बाय, देखिए कोई पर्सन है वो कोकोनट ट्री पे कैसे चढ़ पाता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कोकोनट ट्री पे वो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके ग्रूव्स काट लेते हैं और रस्सी के थ्रू इसी ग्रूव्स में लगा लगा के फ्रिक्शन इतना तक क्रिएट होता है, फ्रिक्शन के थ्रू वो ऊपर चढ़ जाते हैं, तो फ्रिक्शन हेल्प करता है इनको ऊपर चढ़ने में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इफ अर्थ एंड फ्रूट्स अट्रैक्ट ईच अदर इक्वली अर्थ डज नॉट विजिबली मूव बिकॉज, देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और ये फ्रूट है, फ्रूट जो है अर्थ की तरफ मूव करता है, अर्थ फ्रूट की तरफ नहीं जाता, जबकि दोनों पे जो फोर्सेस लग रहे होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब जो फोर्स इस पे लग रहा है फ्रूट पे, वही फोर्स अर्थ पे भी लग रहा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए फोर्स जब कांस्टेंट है तो आपको पता है जो एक्सेलरेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, अब जिसका मास कम है, अब अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा, इस वजह से अर्थ नहीं जाता है, तो नो फोर्स एक्ट्स ऑन द अर्थ तो बिल्कुल ही गलत है, बी ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा, बिकॉज अर्थ हैज ह्यूज मास या वेरी लार्ज मास होता है, इस वजह से मूव नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन बहुत ही कम हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। 36 कह रहा है अ 5 kg गन रिक्वायल्स आफ्टर फायरिंग बुलेट बिकॉज ऑफ, देखिए रिक्वायलिंग आपने देखा होगा जब आप गन चलाते हैं तो गन पीछे आती है, तो जो गन पीछे आ रही है वो किस वजह से आ रही है, न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से आती है। यहाँ पूछा गया है बुलेट ऑफ मास 0.1 kg एक्सपीरियंसेस अ फोर्स 2 न्यूटन एक्सेलरेशन इज, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, वही आप फिर से लगा दीजिए, तो फोर्स है 2 न्यूटन, मास है 0.1 इंटू ए, तो ए आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 38th देखिए क्या कह रहा है, मोमेंटम इज, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है,
तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज, तो मोमेंटम की डायरेक्शन जो होती है वो क्या डायरेक्शन होती है मोमेंटम की, तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वही वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन और मोमेंटम की डायरेक्शन सेम रहती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन अ फ्रिक्शनलेस वर्ल्ड एन ऑब्जेक्ट वंस मूविंग वुड, कोई मान लीजिए वर्ल्ड ऐसा है जहाँ फ्रिक्शन है ही नहीं, तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव ही करता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो कंटिन्यू फॉर एवर विद सेम वेलोसिटी से वो लगातार मूव करता रहेगा, ना उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना उसकी वेलोसिटी कभी कम होगी। द नेट फोर्स ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अब देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होता है वो हमेशा जीरो होता है, ठीक है, इसी वजह से वो रुका हुआ है। विच क्वांटिटी चेंजेस व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, तो देखिए फोर्स अगर बॉडी पे चेंज हो लग रहा होगा तो बॉडी का शेप चेंज हो सकता है, कलर में डिपेंड, शेप चेंज, ओनली शेप दिया है लेकिन ये गलत है, ओनली दे दिया है गलत हो जाएगा। ओनली कलर, कलर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। स्टेट ऑफ मोशन यही बिल्कुल सही है, तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, मतलब बॉडी रेस्ट से मोशन में आ सकती है या मोशन से बॉडी रेस्ट में आ सकती है। 43rd क्वेश्चन कह रहा है टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन सेम ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस। अब देखिए मान लीजिए एक बॉडी है, टू इक्वल एंड अपोजिट, तो इधर से एफ लगा और इधर से भी क्या लगा, एफ लगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एक बैलेंस्ड फोर्स ही तो हो जाएंगे ये, तो ये बैलेंस्ड फोर्स है, इसका मतलब इस पे जो नेट फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है वो क्या है, जीरो है नेट फोर्स, ठीक है। अ कार मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी हैज एक्सेलरेशन, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब u इज इक्वल टू वी हो गया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, v माइनस यू अपॉन टी होता है, जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन, अब देखिए फोर्स किस पे डिपेंड करता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो केवल मास ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन नहीं, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, मास इंटू वी माइनस यू अपॉन टी लिख लीजिए, ठीक है। तो मास पे भी डिपेंड करेगा, चेंज इन वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा और टाइम टेकन पे भी डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। स्प्रिंग बैलेंस मेजर, अब स्प्रिंग बैलेंस जो है ये क्या मेजर करता है, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो देखिए अगले क्वेश्चन पूछा गया स्प्रिंग बैलेंस जो है ये क्या मेजर करेगा, वेलोसिटी तो बिल्कुल नहीं करेगा। प्रेशर के लिए अगर आप देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर होता है और प्रेशर के लिए मैनोमीटर होता है और भी बहुत सारे मीटर्स होते हैं। फोर्स के लिए अगर देखा जाए तो स्प्रिंग बैलेंस यूज किया जाता है। एनर्जी के लिए भी गलत है, वेलोसिटी के लिए भी गलत है। वेलोसिटी के लिए मेनली स्पीडोमीटर यूज किया जाता है, स्पीडोमीटर यूज किया जाता है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ओडोमीटर जो है, ओडोमीटर एक डिवाइस होती है, ये किस चीज के लिए यूज करी जाती है आप लोग बताइएगा। द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस वाइल पुलिंग ब्लॉक यूनिफॉर्मली गिव्स, अब देखिए रीडिंग जो है स्प्रिंग बैलेंस की, अगर आपने मान लीजिए ब्लॉक को पुल किया तो वो क्या देगा, मतलब वो जो रीडिंग होगी वो क्या चीज देगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोई सरफेस था और यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, और ये आपका स्प्रिंग बैलेंस है, जो यहाँ पे आप पकड़े थे स्प्रिंग बैलेंस को, ऐसे करके हुक होता है इसमें। अब हुक से क्या कर रहे हैं आप, स्प्रिंग बैलेंस को खींच रहे हैं। तो हुक से जब स्प्रिंग बैलेंस को खींचेंगे तो क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग होगी ये धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाएगी, मतलब एक रीडिंग देगी। मान लीजिए इतनी रीडिंग दे रही है, तो ये जो रीडिंग होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, जितना फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा उसको रिप्रेजेंट करेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, ये पूछा गया है। ऑन स्मूथर सरफेस, अब सरफेस अगर स्मूथ है तो इसका मतलब ये सरफेस स्मूथ था, नीचे मतलब जो इंटरफेस होता है ऑब्जेक्ट और इस बॉडी के सरफेस के बीच में, वो अगर स्मूथ है इसका मतलब वहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम है। फ्रिक्शन कम है तो वही पूछा गया है, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन क्या होता है, कम होता है। अगर सरफेस रफ होता तो रफ सरफेस के केस में फ्रिक्शन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। इफ फोर्स डबल्स एंड मास रिमेन सेम एक्सेलरेशन बिकम्स, देखिए फोर्स का फॉर्मूला लगा लीजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स को डबल कर दिया मतलब 2f हो गया, इज इक्वल टू मास रिमेन सेम, मास को सेम रखा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ये आपसे पूछा गया, तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाना चाहिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर डबल इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन के सामने क्या आ रहा है, डबल आ रहा है ना, तो सीधे सीधे वो डबल हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या चीज सेम रखी गई, मास को सेम रखा गया है,
तो ये कर सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो गया, तो F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 भी कर सकते थे, ऐसे भी करके आप निकाल सकते थे। इफ मास डबल्स एंड फोर्स रिमेन्स सेम एक्सेलरेशन बिकम्स, देखिए मास डबल फोर्स सेम रह रहा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स क्योंकि सेम रह रहा है तो हमको पता है क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं m1 इंटू ए वन इज इक्वल टू m2 इंटू ए टू। अब मास डबल हो रहा था तो m इंटू ए वन इज इक्वल टू, यहाँ मास डबल हो रहा है तो मतलब 2m इंटू ए टू, तो m m कट गया, क्या पूछा गया था एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मतलब a2 जो हो जाएगा वो a1 अपॉन 2 आ जाएगा, तो हाफ हो गया। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 51, द 10 kg ऑब्जेक्ट हैज वेट नियरली, तो वेट का फॉर्मूला आपको बताया था mg होता है, तो मास कितना है 10 है, g कितना होता है 9.8 होता है, तो 98 न्यूटन अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स ऑन 25 kg ब्लॉक एक्सेलरेशन इज, तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, तो 50 इज इक्वल टू मास मतलब 25 इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 53 देखिए 53rd क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ अप्लाइड फोर्स इक्वल्स फ्रिक्शनल फोर्स ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, अब फोर्स जो अप्लाई हो रहा था और फ्रिक्शन फोर्स था ये दोनों इक्वल हो गए, तो उस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगी बिल्कुल भी नहीं, स्टॉप इंस्टेंटली बिल्कुल भी नहीं, मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स जो हो गया बॉडी पे वो क्या हो गया, जीरो हो गया एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी, अब जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के द्वारा प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये मास ऑफ अर्थ है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है, तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटी का फॉर्मूला। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट के मास पे बिल्कुल भी नहीं, अर्थ पे जीरो होता है बिल्कुल भी नहीं, कलर पे नहीं डिपेंड करता, इज सेम फॉर ऑल बॉडीज नियर अर्थ, तो अगर अर्थ सरफेस पे कोई बॉडी है तो उस पे जी की वैल्यू सेम रहेगी। इंटरनल फोर्सेस इन अ सिस्टम, तो इंटरनल फोर्सेस जो होते हैं किसी भी सिस्टम में वो क्या करे आते हैं, तो चेंज मोशन ऑफ होल सिस्टम नहीं, इसको मेनली इग्नोर कर दिया जाता है जब हम लोग किसी भी पूरे सिस्टम को, सिस्टम के मोशन को स्टडी कर रहे होते हैं तो इंटरनल फोर्सेस को इग्नोर कर देते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। इफ टू कनेक्टेड बॉक्सेस पुल बाय फोर्स एफ एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस है बिल्कुल स्ट्रेट बना है, ये एक बॉक्स है M1 और ये दूसरा बॉक्स है M2, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे स्ट्रिंग से लगे हुए हैं, फोर्स लगी उस पे F, ठीक है, तो आपको बताना है ये फोर्स F से एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन टोटल मास हो जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2 हो जाएगा, तो F अपॉन M1 प्लस M2 मतलब ए ऑप्शन इसका सही है। द एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर है, ये न्यूटन के बराबर है। जूल क्या होता है, जूल एनर्जी की यूनिट होती है और इसको लिख सकते हैं किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर फिर से लिख दीजिए तो हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इसको पोटेंशियल एनर्जी के अगर आप बराबर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला mgh होता है, ठीक है, तो m हो गया किलोग्राम, h हो गया मीटर और g हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये बन गया ऐसे। पास्कल जो है प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर का यूनिट अगर देखेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, फोर्स की यूनिट क्या थी किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर माइनस 1 यहाँ कट गया, तो ये हो गया किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगी प्रेशर की यूनिट। और देख लेते हैं वॉट किसकी यूनिट होती है, वॉट जो होती है पावर की यूनिट होती है, पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क आपने देखा था, वर्क मतलब ये एनर्जी, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और एक और सेकेंड आ जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की पावर 3, ये हो जाएगा, ठीक है। 58th क्वेश्चन, फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू मोशन कॉजिंग स्लोइंग डाउन इज, अब देखिए आपसे पूछा गया है फोर्स जो है वो अपोजिट में एक्ट कर रहा है और मेनली ये क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है किसी भी चीज को, तो इस फोर्स को क्या कहा जाएगा, इस फोर्स को
फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, ये भी आपको बताया था। बॉयंट फोर्स क्या होता है ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास में बीकर है और इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आपने कोई बॉडी इसके अंदर डाली, ठीक, तो इस बॉडी पे पानी क्या लगाती है, एक अपथ्रस्ट लगाती है, ऊपर की ओर एक फोर्स लगाती है। इसी फोर्स को क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, और इसी को ही क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो पानी या जो भी लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा, जो सॉलिड उसके अंदर गई है, जो इमर्स हुई है उसके अंदर, जो उस पे फोर्स लग रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी फोर्स को क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स कहा जाता है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। दो मैग्नेट्स के बीच में जो पोल फोर्स होगा उसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। बॉडी एक्सेलरेट्स इन डायरेक्शन, तो बॉडी का एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। एक्शन एंड रिएक्शन कैंसिल बिकॉज दे आर इक्वल, नहीं, कभी कैंसिल नहीं होते ये, क्योंकि ये दोनों हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे लग रहे होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कैंसिल क्यों नहीं होते, बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पे लग रहे होते हैं, इसलिए कभी ये कैंसिल नहीं होते हैं। बैलेंस्ड फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, ये कभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। फ्रिक्शन कैन बोथ अपोज एंड हेल्प मोशन, फ्रिक्शन अपोज भी कर सकता है मोशन को और मोशन को हेल्प भी कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरीके से ये 60 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी चैप्टर्स के एमसीक्यूज नोट्स जो है प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। इस चैप्टर के भी और सारे एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, आप जाके देख लीजिएगा, आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।